अगर उसने सीखना छोड़ दिया तो वो शिक्षक नहीं रह पाता। मेरा पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया, जिसका दूसरा सीजन 2 जनवरी 2026 को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। भावनात्मक संबंध स्वतः नहीं हो सकता। हम जब किसी भाव को, किसी सूचना को, भावनाओं को संप्रेषित करते हैं, तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। मैम, भाषा से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा ये है मैम कि भाषा शब्द आज कितना भावनात्मक है और कितना बौद्धिक हो सकता है? नमस्कार सुनील जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। जी बिल्कुल। और हम जब किसी भाव को, किसी सूचना को, भावनाओं को संप्रेषित करते हैं, तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। आपका प्रश्न है कि भाषा कितनी भावात्मक और कितनी बौद्धिक हो सकती है। ये संप्रेषण पर निर्भर करता है। भाषा भावनात्मक तब हो जाती है जब हम अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को, अपने व्यक्तिगत जीवन के उन जज्बातों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तब भाषा भावनात्मक हो जाती है। इसमें बहुत कुछ हमारा व्यक्तिगत भी होता है और इससे समाज में सहयोग बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, क्योंकि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तभी बातों से ही बात बनती है और बातों से ही बात निकलती भी है। तो भाषा का भावनात्मक रूप मेरे अनुसार बहुत अधिक मेरे दिल के करीब है। हाँ, भाषा का बौद्धिक रूप भी है, क्योंकि हम सभी पढ़ते हैं भाषा के माध्यम से। कोई भी विषय पढ़ रहे हो, गणित हो, विज्ञान हो, कुछ भी, तो हम भाषा के ही माध्यम से पढ़ते हैं। हम अपनी सूचनाओं को भाषा के माध्यम से प्रेषित करते हैं। हम जितने भी शोध हो रहे हैं आज संसार में, उन सभी को हम भाषा के ही माध्यम से संप्रेषित करते हैं। तो दरअसल ये न तो बौद्धिक पूरी तरह है, न ही भावनात्मक है। ये दोनों का संतुलन है। संतुलन जी, सामंजस्य है। कैसा प्रयोग है, आप किस क्षेत्र में भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या करने के लिए कर रहे हैं, इस पर निर्भर ये करता है। और दोनों ही रूप अपने आप में अनुपम है, क्योंकि अगर हम बौद्धिक रूप को छोड़ देंगे तो भाषा का अस्तित्व हम समझ सकते हैं। उसकी जितनी उन्नयन जितना हो रहा है, जितनी दिनों दिन प्रगति समृद्धि पा रही है भाषा, वह भाषा नहीं रहेगी। तो मेरे अनुसार दोनों ही रूप उसके अति सुंदर है। बहुत अच्छा मैम। मैम, हम लोग शिक्षक हैं मूलतः, और आप तो कितना लंबा समय गुजारा आपने माध्यमिक के बच्चों के साथ। तो खास करके मेरे मन में कई बार आता है कि वो कौन से तरीके हो सकते हैं जो हम विद्यार्थियों को भाषा के प्रति मोड़ें, उनके अंदर रुचि जगाएं भाषाओं को लेकर। कौन से तरीके आप भाषा में केवल हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं? नहीं, या किसी भी भाषा? कोई भी भाषा है, कोई भी भाषा। हम उसको एक बांधना नहीं चाह रहे हैं कि वो हिंदी तक या कहीं भी हो। जी, भाषाएं तो भाषाएं, भाषा तो भाषा है। सच बात आपने कही है। दरअसल मेरा मानना यह है कि भाषा को हमेशा जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। जो बात हमारे जीवन से जुड़ जाती है, जो विषय हमारे जीवन से जुड़ जाता है, निश्चित तौर पर बच्चे उसमें आनंद लेने लगते हैं। जब हम बच्चों को जीवनोन्मुखी भाषा के प्रति उनका आभास करवाते हैं, और आपने कहा कैसे रुचिकर बनाया जाए, कैसे बच्चों को इस ओर उन्मुख किया जाए कि वे भाषा को पढ़ें, समझें, सही बोलें, तो मेरे अनुसार इसमें बहुत बड़ा दायित्व भाषा शिक्षकों का है। भाषा शिक्षक को स्वयं सबसे पहले अपनी ओर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले उसे अपने उच्चारण पर, अपने शब्दों के प्रयोग पर, और जिसे हम एक वर्ड पावर कहते हैं, हमारा जो शब्द समृद्धि भंडार है, जो वह भंडार हमारा कितना अनुपम है। जी बिल्कुल। हम कितना पढ़ते हैं। असल में जो शिक्षक पढ़ते रहते हैं, उनके पास शब्दों की कभी कमी नहीं होती। आप जानते हैं ये बात। आप बहुत पढ़ते हैं, मैं जानती हूँ। मैं भी कुछ कुछ प्रयास करती रहती हूँ थोड़ा बहुत पढ़ने का। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम नए शब्द सीखते हैं। कई बार हम नए शब्द गढ़ने भी लगते हैं, और उनके कई बार हम शब्दों के नए मायने निकालने लगते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूंगी आपको, मैं काफी बार प्रयोग करती हूँ अडूब डूबा, अज्ञे जी के शब्द ही। जी। तो अज्ञे जी ने अपने जिस तरह से उन शब्दों का प्रयोग किया, वे अब अनुपम है, क्योंकि वे अज्ञे जी हैं। लेकिन उसका प्रयोग हम अपनी तरह भी, अपने मायने में भी कर सकते हैं। तो शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व है, और मैं समझती हूँ सभी विषयों से ज्यादा
एक भाषा शिक्षक का दायित्व बड़ा है, बड़ा होता है जी, बिल्कुल। क्योंकि उसके पास जब कोई विद्यार्थी आता है तो भाषा के प्रति रुचि जगाना, प्रेम जगाना, ये उसका कर्तव्य हो जाता है। और जिस बच्चे को भाषा से प्रेम हो जाता है उसे किसी भी विषय से प्रेम हो सकता है। जी, आप बिल्कुल, जानते हैं बिल्कुल सही। सीबीएसई में आजकल कितने केस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एनईपी तो में भी अभी एनईपी में भाषा सब पे बहुत ज्यादा बिल्कुल बहुत फोकस कर ज्यादा रहे हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर जी। ध्यान दिया जा रहा है। तो शिक्षकों का ये मूलतः दायित्व है कि वे पहले स्वयं को संवारें। ये ना समझें कि हमने ये डिग्री ले ली, हम इतना पढ़ लिए, अब हमें सब आता है। सब किसी को नहीं आता है, जी, बहुत बिल्कुल, बहुत सही। आता है, लेकिन फिर भी कहीं ना हमेशा कहीं सतत सीखने की आवश्यकता बिल्कुल। रहती है। तो शिक्षकों का एक दायित्व है कि वे कक्षा में उस वातावरण को तैयार करें कि बच्चा सीखने को तैयार हो। एनईपी भी यही कहती है कि आप विद्यार्थी को सीखने के लिए तैयार कीजिए। जैसे ही वो सीखने के लिए तैयार हो जाता है वह स्वतः ही सीखना आरंभ कर देता है। जी, जी। तो एक शिक्षक होने के नाते कितना जरूरी है धैर्य और संवेदना का सामंजस्य होना? मुझे लगता है प्रत्येक मानव के लिए धैर्य और संवेदना से युक्त होना आवश्यक है, बिल्कुल। क्योंकि हम संसार में रहते हैं और हम सब सामाजिक प्राणी हैं। अगर हम में दूसरे को सहन करने का धैर्य नहीं, वो शक्ति नहीं, तो निश्चित तौर पर हम समाज में ना तो उपयोगी साबित होंगे और ना ही हम खुशहाल रह पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से संवेदनशील होना, यदि हम किसी के प्रति हमारे मन में समानुभूति नहीं है तो हम उस एक तरह से मनुष्य होना ही हमारा फिर एक प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। चिन्ह हो जाता है। जी। जी। और एक शिक्षक, असल में शिक्षक का दायित्व बहुत बड़ा है। एक शिक्षक का धैर्यवान होना इसलिए परम आवश्यक है क्योंकि उसकी कक्षा में जो विद्यार्थी बैठे हैं वे सभी विद्यार्थी अलग अलग हैं। उनके सीखने की गति अलग है, उनके सोचने की, समझने की शक्ति अलग है। वे अलग अलग परिवारों से आते हैं। उन परिवारों में क्या घटित हो रहा है वो सब भी अलग है। किसी के घर में कई सदस्य हैं, किसी के घर में कम। एक सोशियो इकोनॉमिक जो स्थिति है, सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है हर बच्चे की, वो अलग अलग है। तो उसे धैर्य से समझना, उसे ये समझना कि हर बच्चे की जो गति है उस गति के अनुसार उससे बात की जाए, उसे सिखाया जाए। जी। तो धैर्य परम आवश्यक है। और धैर्य इसलिए भी जरूरी है कि कई बार हमें अपने क्रोध को वश में रखना पड़ता है। हम सोचते हैं क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, शिक्षक हैं तो मनुष्य तो हैं ही, ईश्वर नहीं है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हम केवल धैर्य ही उस समय सहारा होता है कि हम अपने आप को रोक सकें और उस बात को समझ सकें, उस वस्तु स्थिति को समझ सकें जो हमारे सामने हो रही है। दूसरी बात आपने की संवेदना की। मैं समझती हूँ एक विद्यार्थी अपने शिक्षक से तभी जुड़ता है जब शिक्षक संवेदनशील होता है, वह विद्यार्थी को समझता है। कई बार विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो नहीं कहते हैं, अपनी बातों को नहीं कह पाते हैं। तो वो जो नहीं कह पाने वाला जो गैप होता है, वो जो रिक्त स्थान होता है, उसे भी संवेदनशीलता ही भर पाती है। और संवेदनशील होने पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बीच न केवल लोकप्रिय होता है, बल्कि छोटी छोटी बातें भी उसी शिक्षक को जाकर विद्यार्थी बताना चाहते हैं जो उसकी बात को सुनता है। और धैर्य और संवेदनशील शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों की बातों को सुनता है। बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो केवल सुनाना चाहते हैं, घर में कोई नहीं है सुनने वाला। यहाँ पर शिक्षक का धैर्य बहुत आवश्यक होता है। और संवेदनशील मतलब आप उसको प्यार से सुने, केवल अनमने मन से ना सुने। आप ये ध्यान रखें कि जो आप सुन रहे हैं उस पर आपने ध्यान दिया है और बच्चे की बात जो वो कहना चाहता है वो सारा उड़ेल दे और सब कुछ कह दे। तो इसके लिए संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। जी। मैम, इस सेगमेंट का एक क्वेश्चन ये है, प्रश्न है कि आज शिक्षा में डिजिटल चीज़ों का, डिजिटल जो उपकरण है उनका महत्व लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में भाषा शिक्षण के लिए डिजिटल उपकरण जो हैं वो सहायक हैं या चुनौतीपूर्ण हैं? आपके अनुभव कैसे हैं इसको? मैंने हमेशा डिजिटल उपकरणों को सहायक के रूप में देखा है और सहायक के रूप में मैंने अपनाया है। जब मैं सहायक कहती हूँ तो मैं यहाँ एक बात बिल्कुल सभी के लिए स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि शिक्षक
का स्थान कोई नहीं ले सकता। शिक्षक अपनी जगह है, हमेशा रहेगा, चाहे स्टीव जॉब्स कुछ भी कहते रहें, लेकिन शिक्षक का स्थान ना तो एआई कभी ले पाएगा, जी, ना कुछ और कोई ले पाएगा। शिक्षक में एक अपनी एक उसका एक अलग आकर्षण होता है, उसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, उसकी एक गंध होती है, जो विद्यार्थी को पढ़ने के लिए एक आतुर बनाती है और अधिक वो कौतूहल से भरकर पढ़ाई की ओर उन्मुख होता है। तो डिजिटल माध्यम निश्चित तौर पर अगर आप उनको साधन की तरह से उपयोग में लाते हैं, वो साध्य नहीं है। वो साधन की तरह से अगर हम, आपने उपकरण भी कहा, तो उपकरणों को हम केवल साधन के रूप में प्रयोग कीजिए। तो अगर हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बहुत सहायक है, क्योंकि भाषा सिखाते समय हमारे पास जो उपकरण है उनमें जो सामग्री है, डिजिटल सामग्री, वो सारी की सारी सामग्री बच्चों को हम जब सुनाते हैं, बच्चों को हम जब दिखाते हैं, उसकी छाप, दृश्य श्रव्य माध्यम की छाप वैसे भी बहुत गहरी होती है। तो उस अमिट छाप को लेकर विद्यार्थी सीखता है। लेकिन यहाँ चुनौती इस बात की है कि जो सामग्री हम दिखा रहे हैं बच्चों को, वह सामग्री सही है या नहीं है। ये निर्णय तो शिक्षक को ये निर्णय शिक्षक को करना होगा, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ वर्णमाला का उच्चारण ठीक प्रकार से यूट्यूब पर और अन्य कई जो माध्यम है उन पर सही नहीं है। तो सही का चुनाव करना, ये शिक्षक, क्या बच्चा देखे, क्या बच्चा सुने, अगर शिक्षक इसका चुनाव बहुत ही ध्यान से करते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही उपयोगी हमारे लिए साधन है और हम इसका फायदा उठा सकते हैं। डिजिटल माध्यम में एक चीज और भी है, विद्यार्थी एक बार नहीं अनेक बार उसको देख सकता है। जैसे कक्षा में हम पढ़ाते हैं, एक सजीव कक्षा है, तो उसमें जो हमने पढ़ाया वो उसी कक्षा तक सीमित रह जाता है। लेकिन अगर हम डिजिटल माध्यम कोई भी अपनाते हैं, जैसे हमने कोरोना के समय में हम कई प्लेटफॉर्म्स पर जाकर हमने बच्चों को पढ़ाया, तो वो रिकॉर्ड भी हुआ और रिकॉर्ड होने के कारण बच्चे उसको बार बार भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर आपने जैसे बहुत सारे आपने बनाए हैं, पाठों के बारे में आपने लिखा है, बोला है, तो बच्चा जब चाहे उस चैनल को खोलकर उसे देख सकता है वो। और उसमें एक दूरी की भी बात नहीं होती कि अगर बच्चा कक्षा में अनुपस्थित भी है किसी कारण से, तो वह बाद में उसको देख सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। तो अगर हम साधन माने, साध्य न माने, तो निश्चित तौर पर डिजिटल उपकरण हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। हम लोग डिजिटल माध्यम की बात कर रहे हैं, तो ये डिजिटल माध्यम से जो शिक्षण है, क्या इससे शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक भावनात्मक संबंध हो सकता है? डिजिटल माध्यमों में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच भावनात्मक संबंध स्वतः नहीं हो सकता जी। स्वतः नहीं होगा। इसके लिए फिर शिक्षक को प्रयास करने हैं। शिक्षक ही है जो सेतु बनकर एक विद्यार्थी और डिजिटल माध्यम के बीच संबंध स्थापित करता है, और यह सह संबंध शिक्षक के ही प्रयास से ये हो सकता है, क्योंकि शिक्षक जो कि सजीव है वह डिजिटल माध्यम को एक तरह से बच्चों के सामने रखता है, उसका वो प्रस्तावना देता है, उसके बाद वह उसे जोड़ता है कि इस डिजिटल माध्यम से हम ये सीखने आज जा रहे हैं। तो विद्यार्थी हमेशा अपने शिक्षक की बात को सुनता है। डिजिटल माध्यम बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया हो सकते हैं, किंतु उनके साथ सह संबंध स्थापित कैसे हो? विद्यार्थी का संबंध तभी स्थापित होगा जब शिक्षक उसके साथ होगा। प्रयास शिक्षक का ही होगा। प्रयास जी। हर चीज आकर के शिक्षक पर रुकती है, क्योंकि शिक्षक का दायित्व बहुत बड़ा दायित्व होता है, और यूं ही उसको राष्ट्र निर्माता नहीं कहा गया है। तो ऐसे में हम देखते हैं कोरोना काल के बाद में अक्सर बहुत मैक्सिमम सभी शिक्षक जो हैं वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म हुआ या और भी जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आए, और उसमें तरह तरह के वीडियो हमारे सामने आते हैं। कुछ बहुत अच्छे हुए, लेकिन बहुत सारे इतने अच्छे नहीं हो पाए जो इतना इम्प्रेसिव हों। तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या शिक्षकों को डिजिटल चीज़ों की ट्रेनिंग देनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है। डिजिटल माध्यमों का उपयोग कैसे करें, इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, ये कहना भी ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग जिन्हें दी जानी चाहिए उनमें एक हिचक होती है जी, जिसकी वजह से वे ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते, और अगर लेते भी हैं, अगर आप कहा जाए कि आप
ट्रेनिंग आपकी हो रही है तो थोड़ा उनका उससे जुड़ाव कम हो पाता है। कुछ लोग तो डर जाते हैं क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, एक उम्र है हमारी, हमें हमेशा फेल होने का खतरा होता है। हमेशा ये लगता है कि कोई ऐसा ना हो कि वो सीख जाए और मैं ना सीखूं। कुछ लोग डिजिटल माध्यम से ही डरते हैं। हमने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, फोन भी हमें ज्यादा नहीं आता, हम नहीं कर सकते। कुछ लोग उम्र दराज जब होने लगते हैं या जिनका अनुभव लंबा होने लगता है, उन्हें ये लगता है कि अब क्या करना है, सारी उम्र तो ऐसे बीत ही चुकी है। लेकिन इन चीजों से, इस मनोवृत्ति से बाहर निकलना जरूरी है। ऐसे सोचकर काम नहीं चलता है क्योंकि बच्चे दिन पर दिन हमारे सामने जो आ रहे हैं वो एक से बढ़कर क्या, जनरेशन अल्फा और ये और वो सब आ रहे हैं। तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको चतुर भी होना होगा, आपको प्रशिक्षित भी होना होगा और आपको वो सारे मानवीय गुण भी रखने होंगे जो कि आवश्यक हैं। तो इसलिए डिजिटल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और मैं तो सभी शिक्षकों से ये आग्रह करूंगी, जहां कहीं जो कहीं आपको मौका मिले, अवसर मिले, जरूर आप ऐसी ट्रेनिंग लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी से ट्रेनिंग ले, आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं सारी। आप YouTube खोलिए, तमाम तरह के ट्रेनिंग प्रशिक्षण के प्लेटफॉर्म वहां पर हैं। आप मत बताइए किसी को, आपको फेल होने का खतरा घर बैठकर कर लीजिए, मत बताइए किसी को। और जब आपको आ जाए तो आप जाइए और अपना काम कीजिए। तो बहुत जरूरी है और किसी को भी इससे पीछे नहीं रहना चाहिए। आज डिजिटल इंडिया की बात होती है, सारा संसार डिजिटल हो चुका है। तो ऐसे में नई नई चीजें, अब हम जनरेटिव AI की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपको एक, सुनील जी, थोड़ा सा व्यक्तिगत अपना बताना चाहूंगी। मैंने 40 साल नौकरी की है। 1985 में मेरा अपॉइंटमेंट केंद्रीय विद्यालय संगठन में हुआ था, तब मैं प्राथमिक शिक्षिका थी। उन दिनों हम जब प्रश्न पत्र बनाते थे तो वो साइक्लोस्टाइल होते थे, तो बिना इंक वाली रिफिल ढूंढी जाती थी और उससे मेरे, क्योंकि लेख अच्छा था तो मैं काफी लोगों के प्रश्न पत्र लिखा करती थी। और ये वो जमाना था सुनील जी जब डॉट पेन आए थे बाजार में। लोग अपना डॉट पेन तो संभालते ही थे, उसमें इंक भरी हुई रिफिल तो संभालते ही थे, वे खाली रिफिल भी संभाल के रखते थे क्योंकि उन्हें ये दिखाना होता था कि हम देखिए डॉट पेन से लिख रहे हैं। तो उस जमाने में मैंने साइक्लोस्टाइल करने के लिए वो एक शीट होती थी कार्बन जैसी, उस पर लिखती थी। और जब मैं 2025 में सेवानिवृत्त हुई हूं तब मैं AI, जनरेटिव AI पर काम कर रही थी। तो ये जो 40 वर्षों का जो मेरा सफर है, ये टेक्नोलॉजी का भी तो सफर है। बिल्कुल है ना। 2002-2003 से हमने कंप्यूटर पर काम करना शुरू किया। उससे पहले के सारे साल, पहले हम जैसे साइक्लोस्टाइल, फिर रेमिंगटन टाइपराइटर, वो हम टाइपराइटर पर टाइप करते थे। फिर उसके बाद जब ये नहीं आया था, यूनिकोड नहीं आया था, तब आपको याद होगा हम लोग कृतिदेव पर काम करते थे। और कितना काम करते थे, घर से ले जाते थे, स्कूल जाते थे तो डिब्बियां बन जाती थी, वो प्रिंट नहीं हो पाता था। जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं इसमें अपनी कोई प्रशंसा की बात नहीं है, बात यह है कि जैसे जैसे जिंदगी का सफर आगे बढ़ता है, उस सफर के साथ आपको कदम से कदम मिलाकर चलना ही होगा। नहीं तो फिर वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे हमसे, क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो हम नहीं दे पाएंगे। जी बिल्कुल। मैम, आप जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें खूब सक्रिय हैं। यूट्यूब पे भी आप हैं, पॉडकास्टिंग आप करती हैं, ब्लॉगिंग करती हैं, बहुत सारे माध्यमों में आप व्यस्त हैं। तो इन तमाम सारे माध्यमों में सबसे सृजनात्मक माध्यम कौन सा आपको लगता है और क्यों? आपने ब्लॉगिंग, यूट्यूबिंग और पॉडकास्टिंग की बात की ना। ब्लॉगिंग निश्चित तौर पर अच्छा है, आप लिखते हैं उसमें और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आती हैं, पर कहीं कुछ सुषुप्त सा है, सोया सा है। YouTube एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम पॉडकास्टिंग भी करते हैं। मेरा मनपसंद पॉडकास्ट है, पॉडकास्टिंग करना। बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं शायद 10 या 11 वर्ष की थी, तब मेरी एक मैडम हुआ करती थी, मैडम रमा विज। आज वे इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो गया है। तो उन्होंने कुछ मेरी आवाज में पहचाना और वे पहली बार मुझे स्टेज पर लेकर आई
और तब से लेकर वाचिक अभिव्यक्ति के मामले में मैं हमेशा सक्रिय रही। और क्या मंच हो, चाहे स्कूल का हो या बाहर के हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी मंचों पर। और जब कोरोना के बाद से हम तो अब जब ऑनलाइन आ गए, इतना ज़्यादा करने लगे, तो सब जगह मैं सक्रिय रही और बहुत उसका लाभ भी हुआ मुझे। मैं नाम और ख्याति की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद भाषा को बहुत सीखा करते करते, और किस माध्यम में कैसे बोलना है, कितना ठहराव होना चाहिए, क्या अवरोह हो क्या आरोह हो, इसके बारे में मैंने जाना। आप जब कुछ काम करते हैं तो आप बहुत सीखते हैं, तो मैंने सीखा। तो मैंने ये पाया कि पॉडकास्टिंग सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह है, इसमें स्वर का कमाल है, और भारतीय परंपरा रही है श्रुत साहित्य की या फिर कथा साहित्य की, जो कि मौखिक साहित्य रहा। और हमारी दादी नानी आज भी कितने गीत सुनाती हैं और कहानियां सुनाती हैं, और वो कहानियां ऐसा लगता है पंचतंत्र की हैं पर होती नहीं है। उनकी अपनी ही कुछ कहानियां होती हैं। कोई कहीं से भी आ जाता है, कोई भी जानवर, कोई भी कुछ भी करने लगता है। और गीत की तो लोक गीत हैं, कितने सुंदर गीत हैं। तो मुझे लगता है कि पॉडकास्टिंग जो है इसी का एक डिजिटल रूप है। तो हम अपनी भारतीयता को समेट कर पॉडकास्ट की ओर बढ़ते हैं। पहली बात तो ये है, मुझे बहुत आकर्षण है। दूसरा, उसमें आवाज की बात है। आवाज अगर आपकी ठीक है, उच्चारण सही है, तो आप किसी भी विषय पर, और अब तो मैं देख रही हूँ स्थानीय भाषाओं में कितने पॉडकास्ट हो रहे हैं जी। तो इनमें जो ऐसी भाषाएं हैं जैसे बोडो है, झारखंडी है, ऐसी भाषाएं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, कम सुनने वाले हैं, वहां से भी पॉडकास्टर आ रहे हैं। तो एक प्रकार से भाषा का विस्तार हो रहा है, और भाषा हमारी संस्कृति का अंग है, तो भारतीय संस्कृति का विस्तार है। तो मेरा मानना यह है कि पॉडकास्टिंग में एक तो कोई बंदिश नहीं है, आप किसी भी विषय पर बोल सकते हैं। जैसे आपका जो मन किया आप उस बारे में बात कर सकते हैं। लोगों को पसंद आता है तो उसे बढ़ा सकते हैं, नहीं पसंद आता है तो विषय बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपनी आवाज के आकर्षण से लोगों को आकर्षित करते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं। वो गुलजार साहब का जो शेर है ना, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही। तो वो आवाज जो है आपकी, अगर आपके पास है, वो माँ सरस्वती ने अगर आपको दिया है, तो निश्चित तौर पर पॉडकास्टिंग सबसे अच्छा माध्यम। बिल्कुल सही बात है। मंच और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये दोनों आपके लिए बड़े सहज हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ, या जैसा हमारा अनुभव रहा आपको देखने का। लेकिन आपको इनमें कौन सा माध्यम सबसे ज्यादा आत्मीय लगता है, मंच या ऑनलाइन? निश्चित तौर पर मंच। मंच में आपको दर्शकों की, श्रोताओं की धड़कन सुनाई देती है, उनके रिएक्शंस आपके सामने होते हैं। अगर उनका मौन है तो वो मौन स्वीकृति के रूप में है या मौन कुछ और दर्शा रहा है, आप समझ पाते हैं। तो निश्चित तौर पर मंच पर बोलना एक, असल में मंच पर बोलते समय बल्कि कहना चाहिए, आपको शब्दों के अर्थ क्या लोग समझ रहे हैं वो समझ आता है। और तालियां न भी बजें तो उनके चेहरे के मुस्कुराहट और चेहरे के हाव भाव वो आपको ऊर्जा देते हैं और आपकी रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। ऑनलाइन अच्छा है, ये ठीक है कि ऑनलाइन की पहुंच बहुत दूर तक है, क्योंकि यहाँ हम अगर देखें तो कुछ ही लोग होते हैं, 100, 200, 1000, 1500। लेकिन ऑनलाइन में निश्चित तौर पर आपकी पहुंच ज्यादा है, लिमिट नहीं है। आप कहीं से भी कोई भी जुड़ सकता है, किसी संसार के किसी भी कोने से। लेकिन उसमें जो एक इंटरैक्शन होता है ना, जो अंतरक्रियात्मक बात होती है, वो नहीं होती है। अगर आपको वीडियो दिख भी रहा है सामने वाले का, तो उसके भाव आप तक पहुंचते नहीं हैं, और पहुंचते भी है तो देर से पहुंचते हैं। जब हम सामने किसी को देखते हैं, कुछ लोग तो वीडियो बंद कर लेते हैं, तो वीडियो बंद करने का मतलब तो बिल्कुल ही कुछ भी आपको सपाट स्क्रीन दिख रहा है, कुछ उस पे दिख नहीं रहा है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको ऊर्जा चाहिए, अगर आपको वो रचनात्मकता चाहिए, तो मंच, हाँ, लोग मंच से डरते हैं क्योंकि उसमें प्रतिक्रिया एकदम आती है, सामने आती है। लेकिन मंच से डरना नहीं चाहिए। मंच ही असल में सच्ची कसौटी है कि आप कैसा बोलते हैं।
करते हैं। जी, जी। जी। आपके पॉडकास्ट मैंने सुने पिछले सीजन में और आपकी किताब भी पढ़ी मैंने वो, तो उसमें जो गद्य लिखा है आपने वो भी कवितामय भाषा है बिल्कुल, उसकी भाषा एकदम काव्य जैसी है। लेकिन अमूमन जनसामान्य की अगर बात करते हैं मैम, तो उसको कविता ज़्यादा पसंद होती है। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको गद्य अधिक प्रिय है या पद्य अधिक प्रभावित करता है? निश्चित तौर पर पद्य प्रभावित करता है। मैं बहुत अच्छा लिख नहीं पाती हूँ, थोड़ा बहुत लिखती हूँ कविताएँ, लेकिन प्रभावित हमेशा काव्य करता रहा है। काव्य में अपनी एक शक्ति होती है, वो जो रसात्मक अनुभूति काव्य में होती है, गद्य में भी होती है, क्योंकि अब तो गीतात्मक गद्य भी लिखे जा रहे हैं, और मेरा खुद का जो मैं गद्य लिखती हूँ वो भी कुछ-कुछ काव्यात्मक, काफ़ी कुछ काफ़ी काव्यात्मक ही है वो तो। जी। जी। तो लेकिन कविता का अपना रस होता है, उसमें अपना आनंद होता है, जी। और कम शब्दों में अधिक बात कहना, हम बिहारी जी की बात न भी करें तो भी हर कवि ऐसा है जो बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कह पाता है। हम निराला जी की बात करें, पंत जी की बात करें, किसी की भी बात करें, सारे कवि हमारे ऐसे हैं जो बहुत कम शब्दों में अपने घनीभूत पीड़ा को भी व्यक्त कर पाते हैं। जी। तो कहने का अर्थ ये है, लेकिन हाँ, गद्य जीवन से जुड़ा होता है। अगर जन सामान्य की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, वे अखबार पढ़ लेते हैं। तो अखबार पढ़ते हैं यानी गद्य पढ़ लेते हैं, लेकिन कविता का रस लेना उनको नहीं आता नहीं है। आता है। तो जन सामान्य के लिए और कभी-कभी हम भी बहुत अधिक, अगर हम तनाव में हैं या बहुत अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, तो एक हल्की सी कहानी पढ़कर हमारा मन खुश होता है। सरल सी भाषा, सीधे-सीधे भाव, अभिधा होती है उसमें, शब्द शक्ति ज़्यादातर। तो हम वैसे मुझे प्रिय काव्य ही है, और गद्य लिखते समय भी मेरी भाषा कुछ-कुछ काव्य की ओर मुड़ जाती है। जी, जी, बिल्कुल। आपने रेडियो और दूरदर्शन पर खूब काम किया है, तो उसमें ये अनुभव आपका जो है वो कैसा रहा? आत्मीय या औपचारिक? रेडियो मुझे बहुत पसंद है, जैसे मैंने पहले भी पॉडकास्ट के जी। बारे में कहा। रेडियो इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें आवाज़ की दुनिया है वो, और वहाँ किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं है। आपकी पहुँच जिन दर्शकों तक, जिन श्रोताओं तक जानी है वो जाएगी। दूरदर्शन भी सही है, टीवी है, लोग दिखना पसंद करते हैं कि हम दिखें तो अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा मानना है कि वहाँ काफ़ी औपचारिकताएँ हैं, क्योंकि आप हर तरह से, जब आप सामने बैठे हैं तो कैमरा आपको कैच कर रहा है, वो औपचारिकता तो लेके चलनी ही होती है। बाकी तकनीक में दोनों एक जैसे ही हैं लगभग, बस एक केवल वाचिक प्रस्तुति है, एक दृश्य श्रव्य प्रस्तुति है, उसमें थोड़ी औपचारिकताएं अधिक हैं, इसमें कम है औपचारिकताएं। आपको रेडियो ज़्यादा पसंद है? मुझे रेडियो पसंद है, जहाँ बोलने की बात आए वहाँ मुझे बोलना अच्छा लगता है। जी। और आपके बहुत सारे जो काम आपने किए हैं, यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते तो आपको बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया, बहुत सारे पुरस्कार मिले। तो ये जो सम्मान हैं, ये जो पुरस्कार हैं, ये आपको कौन से क्षणों की याद दिलाते हैं? मेहनत, संघर्ष, आत्मसंतोष, या इसके आगे भी कुछ? मेहनत, संघर्ष, आत्मसंतोष, निश्चित तौर पर तीनों। जी। मेहनत बहुत लगती है, और मेहनत का एक ये कहना चाहिए कि इतनी आप मेहनत करते हो, हर कोई जो भी कहीं भी काम करता है, बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं होता। तो आप परिश्रम करते हो, और जब कोई पुरस्कार आपके नाम आता है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे थे वह सार्थक था, अभी तक जो किया वह सार्थक था, और इससे एक नई राह मिली, नया रास्ता मिला कि अब इसी राह पर आगे चलते रहो, इसी को आगे बढ़ाते रहो। दूसरा आपने क्या कहा? संघर्ष। जी। संघर्ष के दिन, पाँव के छाले तो कोई देख नहीं पाता है। जी, बिल्कुल। कितनी रात आप जगे हैं, कितनी रात जगों में आपने जुगनू गिने हैं, वो कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ, संघर्ष के दिनों की याद जरूर आती है, और फिर वही बात लगती है कि हाँ, जो संघर्ष किया वह सच में सही था, सार्थक था, और जो बड़ों ने आशीर्वाद दिए या सहयोगियों ने जो मदद की, और हम क्योंकि शिक्षक हैं, तो जो विद्यार्थियों ने हमें सिखाया, विद्यार्थियों ने जो हमें दिया, बेशक संघर्ष के पल ही दिए, तो भी उन्होंने हमें सिखाया, तो वो सब याद आता है। और तीसरा आपने क्या कहा? आत्मसंतोष। आत्मसंतोष कहना थोड़ा
ईगो वाली बात हो जाएगी। जी। संतुष्ट आदमी नहीं होता है असल में, उसे लगता है और कुछ करूं मैं, ललक बढ़ती जाती है। इसके स्थान पर अगर मैं ये कहूं कि कृतज्ञता का भाव आता है मन में। अच्छा। कृतज्ञता का भाव इसलिए कि अगर मुझे पुरस्कृत किया जा रहा है तो सुनील जी सच में मुझे नहीं किया जा रहा है। मेरे आसपास पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे बनाया, मुझे बढ़ाया, मुझे उस रूप में संवारा जो मैं आज हूं। मतलब एक व्यक्ति को या एक व्यक्तित्व को बनाने में जितने असंख्य लोग लग सकते हैं, ये पुरस्कार उनको जाता है। जी। विशेष तौर पर मेरे विद्यार्थियों को, क्योंकि उन्होंने बनाया। मैं टीचर, शिक्षक तभी हूं जब वे मानते हैं कि मैं शिक्षक। मैं शिक्षक हूँ। अरे ये बात सही है मैम, एक शिक्षक को शिक्षक बनाने वाले विद्यार्थी ही होते हैं। विद्यार्थी जी। लेकिन उसके व्यक्तित्व का निर्माण, उसका जो ढलता है वो व्यक्तित्व, उसके पीछे असंख्य लोग होते हैं। असंख्य लोग। जी। आपने अपने जीवन का एक बड़ा समय शिक्षक के रूप में बिताया, तो ऐसा वह मंत्र जिससे हम जीवन को बहुत आनंद पूर्वक ढंग से अपने कार्य को कर सकें। मंत्र तो ऐसा कोई खास नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने हमेशा काम को बहुत आनंद से निभाया। और जैसा कि मैं अभी बता भी रही थी, जिस दिन मैं रिटायर हुई उस दिन मेरे साथ के शिक्षकों ने मुझसे कहा कि अब जा रही हो, ये बताती जाओ एंजॉय योर वर्क कैसे होता है। तो कुछ भी नहीं है उसमें। आप जो काम कर रहे हैं, जो यात्रा है उस काम को पूरा करने की, उस यात्रा पर ध्यान दीजिए, परिणाम पर नहीं। जो परिणाम की ओर देखते हैं वे यात्रा की ओर ध्यान नहीं देते, उस जर्नी को नहीं समझ पाते, उस सफर को नहीं देखते। क्योंकि जितना हम उस सफर के दौरान सीखते हैं, मेरा मानना है कि एक शिक्षक तभी शिक्षक है जब वह सीखता है और सीखता रहता है अनवरत। अगर उसने सीखना छोड़ दिया तो वो शिक्षक नहीं रह पाता, फिर कहीं वो कुछ और हो जाता है। तो वो जो यात्रा होती है किसी काम को करने की, उस यात्रा के दौरान हम जो सीखते हैं उसमें जो आनंद आता है, फिर हम भूल जाते हैं कि परिणाम क्या है। और ये बात तो सभी जानते हैं कि काम अगर अच्छा होगा, यात्रा अच्छी होगी तो परिणाम भी अच्छा होगा। लेकिन केवल ये गीता का संदेश लग सकता है मेरे श्रोताओं को कि मैं कुछ बड़ी बात कह रही हूँ कि गीता में कहा गया है, ऐसे फल की इच्छा न करो। फल की इच्छा मन में रहती है, इसमें कोई, हम मनुष्य हैं तो मानवीय स्वभाव है। उपदेशात्मक कुछ भी कहा जाए लेकिन वो रहती है कहीं ना कहीं। लेकिन केवल वही रहे जी, वो ठीक नहीं है। आप उसकी ओर ध्यान दीजिए जो आप कर रहे हैं। हर रोज कुछ गलत होगा, हर रोज फिर वो सही होगा, और जो एक बार सही हो जाएगा वो फिर सही रहेगा, और फिर आप अगला कदम उठाएंगे। तो आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है। और जब काम पूरा हो जाता है, परिणाम आता है, फिर तो महा आनंद आता है। महा आनंद आता है। तो इसलिए काम की ओर ध्यान दीजिए, न कि परिणाम की ओर। आप कई कलाओं से जुड़ी रही हैं मैम, जैसे चाहे वो नृत्य कला हो, चित्रकला हो, ओरिगामी हो, तो इन कलाओं ने आपके व्यक्तित्व को किस प्रकार से समृद्ध किया? नृत्य मैंने 8 साल सीखा, भरतनाट्यम। अच्छा। जब मैं छोटी थी, और अभी भी जब बेटे की शादी हुई तो कुछ हाव भाव मैं दिखा पाई उसमें भी। चित्रकला भी मैं बचपन से करती आई। मैं ऑयल पेंटिंग करती थी, और अभी हाल ही में भी मैंने 2 पेंटिंग बनाई हैं। ओरिगामी मुझे नहीं आती थी, लेकिन मेरा बेटा है वो ओरिगामी बहुत अच्छा जानता है, ब्रिटिश काउंसिल ऑफ ओरिगामी का सदस्य है वो। तो उसकी देखा देखी मैंने कुछ कुछ करना सीखा। मैंने ये पाया कि नृत्य हाव भाव की कला है, चित्रकला रंगों की कला है, और ओरिगामी हाथों की कला है। किस तरह से आप हाथ से कागज को मोड़ते हैं। हर प्रकार की कला आपको समृद्ध करती है, क्योंकि कला मूलतः कला होती है। कला होती है, जी। ना, कला को आप विभाजित नहीं कर सकते, ना ही कोई उसका स्तर होता है कि गायन ज्यादा श्रेष्ठ है कि चित्रकला ज्यादा श्रेष्ठ है। उसका कोई स्तर नहीं होता। सबका अपना अपना अस्तित्व है और सबका अपना अपना महत्व है। हर प्रकार की कला मनुष्य को समृद्ध करती है, क्योंकि उसमें एक रसात्मक अनुभूति कला के माध्यम से आती है। काव्य भी एक कला है। जब हम रचना करते हैं किसी काव्य की, कविता की या गद्य भी, वो भी एक कला है। पॉडकास्टिंग भी एक कला है। यूट्यूबिंग भी एक कला है।
तो ये जितनी भी कलाएं हैं ये आपके व्यक्तित्व को, रचनात्मक पक्ष जो आपके व्यक्तित्व का है उसे संवारती हैं, आपको कभी स्ट्रेस में आने नहीं देती। आप आनंद से जीवन जीते हैं क्योंकि इन कलाओं के माध्यम से आपके अंदर जो कुछ है उसको आप निकालते हैं। जैसा कि मनोविज्ञान में भी कहा गया है, अगर आप कभी बहुत ज्यादा परेशान हो तो कागज कलम लेकर बैठिए और उसे लिख डालिए। जी। जब हम लिख लेते हैं तो भड़ास निकल जाती है। उसी प्रकार से जो भी आपके अंदर जो कुछ भी है उसका हम कला का रूप देकर जब बाहर निकालते हैं तो न केवल कला एक सुंदर कला के रूप में निखर कर आती है, कोई भी कला हो, नृत्य के लिए एक मुद्रा ही आपने कर ली तो वो भी कला है। तो उससे एक तो स्ट्रेस नहीं होता, दूसरा जैसा मैंने कहा आपकी रसात्मक अनुभूति जागृत होती है, रचनात्मकता आपके भीतर बढ़ती है और साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व का बड़ा विकास होता है क्योंकि आप में एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास आता है। जी। भाई आप सोचिए, आप 50 लोगों के बीच में बैठे हैं और आप अच्छा गा सकते हैं और कोई भी ऐसी बात आई कि चलो ये गाते हैं, आपका स्वर सबसे अच्छा होगा। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस है, वो जो एक आपका आत्मविश्वास है, वो भी बढ़ाती हैं हमारी कलाएं। मैम बहुत अच्छी बातचीत हुई आप और आपसे हमेशा मतलब बहुत अच्छी बात होती है, चाहे कैमरे पे हो या कैमरे से बाहर की बात हो। और इस पॉडकास्ट या बातचीत के अंत में मैं सिर्फ आपसे ये चाहूँगा, आप जो पॉडकास्ट कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को, जिससे आपके नए साल पे आने वाले पॉडकास्ट से लोग जुड़े हैं और सुन सकें। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रश्न के लिए। मेरा पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया, जिसका दूसरा सीजन 2 जनवरी 2026 को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसका टीजर 29 दिसंबर 2025 को आएगा, कोर्ट कार्ड 31 दिसंबर 2025 को आएगा और 2 जनवरी से 0 एपिसोड आरंभ होगा। साल भर चलेंगे ये एपिसोड और दिसंबर के महीने में समाप्त होंगे। इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगी, हर दूसरे शुक्रवार को हमारा अलग अलग एपिसोड्स हमारे आएंगे। अच्छा। और इस सीजन में हमने जो थीम रखी है वह है प्रेम रसायन। अच्छा। मेरा मानना है कि प्रेम रसायन ही है जो मन को मरने नहीं देता है। जी। मन की बंजर धरती को उर्वर करने का काम यदि कोई कर सकता है तो वह है प्रेम रूपी रसायन। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरे थे, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन बचपन में पढ़ा कि धरती बंजर हो गई है और वहाँ हरितिमा नहीं है, हरियाली नहीं है, पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। बड़ा मन करुणा के भाव से भरता था बहुत छोटेपन से। फिर धीरे धीरे बड़ी हुई तो ये समझ आया कि केवल धरती के ही टुकड़े बंजर नहीं होते, मन की धरती के भी टुकड़े बंजर होने लगते हैं। तो उनमें हरियाली कैसे लाई जाए, तो उनमें हरियाली केवल प्रेम दे सकता है। पूरी कलर लैब जानते हैं, उसके सामने एक बाबा बैठा करते थे जो उधड़े हुए बैग सिला करते थे। जी। उनका भी एक पॉडकास्ट, एक मतलब एपिसोड उनका भी है, जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा, मैं उनके पास काफी बैठती थी और उन्होंने मुझे बताया था कि वे जालंधर के पॉलिटेक्निक के पहले बैच के स्टूडेंट थे और वहां बिजली विभाग में काम करते थे जालंधर में, और फिर बरेली आ गए थे अपने बेटे के पास और यहाँ बैग सिलते थे वो। तो ऐसे लोगों को मैंने स्थान दिया जिन्होंने मेरे दिल को छुआ, इसीलिए मैंने पॉडकास्ट का नाम रखा यूं ही कोई मिल गया सीजन 2। इसे आप YouTube पर देख सकते हैं और इसका लोगो है कैलीग्राफी का यूं ही। जी। तो साथियों, ये थी आज मीता मैम से बातचीत। और मैम का पॉडकास्ट जो आ रहा है बहुत ही प्यारा है। इसका पहला सीजन बहुत सुंदर था और मैम की आवाज़ में जो मिठास है वो तो आपको सुनने पे मजबूर कर देती है। तो प्लीज़ उसको ज़रूर सुनिए। इसका मैम का जो चैनल है उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा और हमारे चैनल को भी आप साथ में आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगले संडे को फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।